नमस्कार, जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। लोकतंत्र का पर्व आ चुका है। इन आम चुनाव के अंदर अब सब नई सरकार चुनने या पुरानी सरकार को बहाल करने के लिए वोट देंगे और सभी सियासी दलों की नजर इस बार नौजवान वोटर्स पर होगी, क्योंकि ये नौजवान वोटर्स किसी भी पार्टी की किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। प्रदेश के अंदर इस बार जो नए वोटर्स हैं, यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स, उनकी तादाद 56,08,672 नए वोटर इस मतदान के अंदर मत करेंगे। इसके अलावा अगर ओवरऑल जनसंख्या की बात की जाए, राजस्थान के अंदर जिन वोटर्स की बात की जाए, वो 4,86,03,329 कुल मतदाता हैं। इनमें 2,53,86,133 पुरुष हैं। इसके अलावा 2,32,16,965 महिला वोटर्स हैं। 1,24,100 सर्विस वोटर हैं और नए मतदाता, जैसा कि मैंने आपको बताया, 56,08,672। और ये जो 56 लाख वोटर्स हैं, लगभग आधा करोड़ से ज्यादा, इन पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर रहेगी, क्योंकि यही वोटर्स इस बार तय करेंगे किसी भी सियासी दल, किसी भी राजनीतिक दल की किस्मत। और आज जनमंच में बात होगी इन्हीं फर्स्ट टाइम वोटर, नौजवान वोटर्स पर, क्योंकि इस देश के अंदर नौजवान जो वोटर्स हैं वो काफी कुछ बदलने की ताकत रखते हैं, ना केवल राजनीति को बल्कि देश के भविष्य को भी। सबसे पहले जो अमित गोयल, मैं आपके पास आता हूं और मेरा सवाल आपसे सीधे तौर पर यह है कि ये जो 56 लाख मतदाता इस बार नए जुड़े हैं, इनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? ये जब आपको क्या लगता है कि ये इस बार क्या सोचकर वोट करेंगे, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां ये चाहेंगी कि ये 56 लाख मतदाता जो है वो उनकी झोली में आए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो नव मतदाता है या जो स्टूडेंट है वो क्या चाहता है और क्या सोच के वोट करेगा। तो मैं समझता हूँ 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो नव मतदाता के या छात्र के मूड में, दिमाग में रहती हैं। पहली चीज़ है बेहतर शिक्षा। दूसरा विषय होता है रोजगार का अवसर। तीसरा विषय होता है सुरक्षा। अब सुरक्षा, अगर छात्राएं हैं तो महिला सुरक्षा भी हो सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी हो सकता है, आंतरिक सुरक्षा भी हो सकता है, और चौथा है डेवलपमेंट। ये 4 विषय मैं समझता हूँ मोटे मोटे तौर पे एक छात्र के दिमाग में रहते हैं। और पिछले 5 साल 2014 से 2019 की हमारी सरकार की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 21 नई IIT और IIIT ये बनाने की और काम शुरू किया है, और लगभग काफ़ी कुछ बन चुकी हैं और 2021 तक सभी का काम कंप्लीशन पे है। 2021 तक सभी शुरू हो जाएंगी। अगर हम बात करें IIM की, 7 नए IIM बन रहे हैं। अगर हम बात करें एम्स की तो 12 नए एम्स बन रहे हैं। NIT की बात करें, एक NIT बनी है। 130 नए केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं। 62 नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रदान किया गया है जिससे वो अपनी आजीविका कमा सकें। अगर बात की जाए, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है। कुल मिला के हमारा फोकस, अगर बात की जाए, तो बेहतर शिक्षा हो और बेहतर अवसर छात्रों को मिल सके, क्योंकि सीटें अगर होंगी तभी अवसर मिलेगा उनको। वो आपकी सरकार इसके अलावा है। मैं आपको बताऊं, इसके अलावा अब दूसरा विषय आता है रोजगार का विषय, जिसको लेके बार बार बहुत सारी राजनीतिक पार्टी हमारे पर बहुत सारे आरोप लगा रही हैं। आसिफ भाई, बहुत ही एक प्रैक्टिकल बात है कि पूरे अगर देश की बात की जाए तो पूरे देश में लगभग 4 करोड़ के लगभग सभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सेना, 4 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं है पूरे देश में, और देश की जनसंख्या है 135 करोड़। तो क्या 131 करोड़ लोग जो देश के अंदर बाकी हैं वो क्या कर रहे हैं? तो मैं मानता हूँ अगर 4 करोड़ लोग सरकारी नौकरियों में हैं तो 40 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। बहुत से लोग हो रहे हैं व्यापार का काम भी कर रहे हैं। कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ कि रोजगार के मापदंड को सरकारी नौकरी से न जोड़ के स्वरोजगार से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर लगभग 10 लाख करोड़ के लोन बांटे हैं, 17 लाख करोड़ युवाओं को। देवेंद्र सर, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। देवेंद्र, आपने सुना अमित जी को, इनका ये कहना है कि केवल सरकारी रोजगार पे ना ध्यान देकर स्वरोजगार के भी बहुत से जो है वो साधन उपलब्ध करवाए गए हैं, और इनकी नीतियां ऐसी रही है कि ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ये किसी न किसी तरीके से इनके साथ जुड़ेगा। देखिए, ये बात अगर ये 2014 के अपने मैनिफेस्टो में कह देते तो इनको उसी वक्त पता लग जाता है कि ये कितना स्वरोजगार दिलवाएंगे, कितनी सरकारी नौकरियां दिलवाएंगे। खैर, मैं तो सीधी सीधी आंकड़ों की बात करना चाहूँगा, और साथ ही इसमें छिपा हुआ प्रश्न भी मेरा पूछना चाहूँगा कि क्यों फिर आप जॉब से
रोजगार से जुड़े हुए आंकड़ों को सार्वजनिक होने में आप लोग क्यों रोक रहे हो? NSSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर ने रिज़ाइन किया, उसके बाद लेबर ब्यूरो के आंकड़े आ गए, डिमोनेटाइजेशन के बाद में 2 करोड़ नौकरियां, ये पूरे विश्व स्तर पे इसकी आलोचना हुई है कि 2 करोड़ लोगों को अपना रोजगार खोना पड़ा है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। अब अभी खैर इतिहास को भी छोड़िए, वर्तमान में अभी इनका मैनिफेस्टो आया है, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात करूंगा, उसके अंदर जहां पुराने मैनिफेस्टो में कम से कम 20 बार जॉब्स शब्द जो है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, अभी वो शायद 2 से 4 बार पे रह गया। क्या ये चीज़ आप पहले बोलते ना, जो आज आप बोल रहे हो स्वरोजगार, ऊपर से ये बोल रहे पकौड़ोनॉमिक्स, पकौड़े की दुकान खोल लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे भाई, इस देश को तरक्की करानी है, तरक्की के लिए युवा चाहता है, उसके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो, एक वाइट कॉलर जॉब हो, उसको देने में आप नाकाम रहे हो, तो आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। आप साफ बोलिए ना कि हम लोगों से नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस ने भी तो अपने पूरी प्लानिंग से एक अपने इसके अंदर घोषणा पत्र में ये चीज़ बताई है कि किस तरह से हम लोग रोजगार देंगे, कहाँ हम लोग पंचायत स्तर के ऊपर सेवा मित्रों की जॉब देंगे, किस तरह से हम नरेगा की तरह बेरोजगारों के लिए एक प्रोग्राम चलाएंगे। 2 बड़े प्रोग्राम चलाने की बात कही है। और कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी इसलिए भी बनती है क्योंकि इससे पहले 2005 में राष्ट्रव्यापी नरेगा, जिसमें करोड़ों किसानों को रोजगार मिला, उसकी गारंटी दी गई, उस हिसाब से अगर ये लोग काम करते तो आज इतनी बुरी। राजस्थान प्रदेश में एक और बात कहना चाहूँगा मैं, परिकाष्ठा की बात है, अलवर के अंदर इनके शासनकाल के अंदर 4 युवाओं ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। वो एक अपने आप में परिकाष्ठा है। देवेंद्र हमारे साथ एक आम आदमी पार्टी से भी देवेंद्र आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सुना। आम आदमी पार्टी भी कई सीटों से अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है और ये जो 56 लाख नए मतदाता जुड़े हैं, क्या इनके लिए आपकी सोच होगी, कैसे ये आपके साथ जुड़े, कैसे आप इनको अपने साथ लेकर आएंगे? देखिए आसिफ भाई, 2 चीज़ें हैं। एक तो चुनावी साल है तो वादे सभी कर रहे हैं, कांग्रेस अपने वादे करिए, भाजपा अपने वादे करिए, लेकिन अगर इन वादों की हकीकत अगर आपको इनकी जाननी हो तो थोड़ी सी नज़र इनके सत्ता और संगठन पे डाल लीजिए। आज कांग्रेस का चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, चाहे भाजपा का प्रदेश नेतृत्व हो, या पिछले 3 मंत्रिमंडल और 3 सरकारें हो, 2008 की सरकार में जो मंत्रिमंडल था उसकी जो औसत आयु थी वो 59 साल थी, 59। 2013 में जो मंत्रिमंडल था उसकी आयु 1 साल और बढ़ा दी, वो 60 पहुंच गई, और अब की बार जो है उसकी भी 55 साल है। तो जिस प्रदेश में 54% जो यूथ वोटर जो बिलो 40 ईयर्स है, उसकी सोच वो नेता कैसे समझेंगे जो 55 साल से ज़्यादा के वहाँ पे अभी बैठे हैं। तो युवाओं की सोच तो युवा ही समझ सकते हैं। आम आदमी पार्टी युवाओं को युवा नेतृत्व दे रही है, यही एक हमारी सबसे बड़ी एक हम जो सोच लेके चल रहे हैं। हमारा दिल्ली मंत्रिमंडल जो है उसकी औसत आयु जो है वो 40 साल के आसपास है। ये हमने एक उदाहरण पेश किया है कि जब युवा आगे आएंगे तो ही वो युवा को समझ पाएंगे। एक और बात जो मैं छोटी सी आपको बताना चाहूँगा, कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं और बनाई जाती हैं, अच्छा खासा बजट होता है। एक उदाहरण के लिए कोचिंग की एक अच्छी खासी एक योजना राजस्थान में चलाई गई हमारी पूर्व सरकार के द्वारा, जिसमें जो हमारे SC ST और जो ये जो भाई थे इनके लिए व्यवस्था की गई कि इनको अच्छी कोचिंगों में पढ़ाया जाएगा। हकीकत क्या हुई उस योजना की समझिए आप लोग, कि जब बजट देने की बात आई तो उन्होंने बजट बहुत कम कर दिया। नतीजा क्या हुआ, जो बड़ी जो कोचिंगें थी वो पीछे हट गई। वो बोले कि हम लोग तो इतने बजट में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, और जो बच्चे थे वो मजबूरन फिर से उन कोचिंगों में गए ही नहीं। करीब 50% ड्रॉप आउट हुआ है इसी साल उन कोचिंगों की हकीकत का। एक और जब रोजगार की जब बात हो रही है, रोजगार पे भी एक छोटी सी जो बात हम समझें कि रोजगार की जो बात है वो देखी जाए तो देखो, मोदी जी ने खुद ने कहा कि हमने तो कहा नहीं था हमें 2 करोड़ दो, उन्होंने कहा हम 2 करोड़ देंगे। जब बात आई 2 करोड़ रोजगार की तो हकीकत समझिए नौकरी निकली और वो अटक गई। राजस्थान में भी नौकरियां निकाली गई और अटका दी गई। ठीक है, इसका जवाब सबकी सब नौकरियां अभी भी अधूरी पड़ी हुई हैं, इस पे भी जवाब दें। ठीक है देवेंद्र, मैं लौटूंगा। अब उन युवाओं से भी समझने की कोशिश करते हैं जो इस समय इस चुनाव के अंदर पहली बार वोट डालने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रतिक्रिया थी ये राजनीतिक प्रतिक्रिया थी अलग अलग दलों की कि वो नौजवानों को अपने साथ कैसे जोड़ते हैं। आप इस बार पहली बार वोट करने जाएंगे। राजेंद्र चौधरी, ये बताओ कि जब आप पहली बार मतदान करने जाओगे तो जिस राजनीतिक दल को आप मतदान करोगे तो आपकी अपेक्षाएं क्या होंगी, एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, क्या सोचकर आप वोट करेंगे? जी सर, हमारी अपेक्षाएं यही है कि हमारे लिए रोजगार के अवसर अधिक से अधिक हो, और हम उसी सरकार को वोट देना चाहेंगे जो हमारे लिए रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करे। युवाओं में अभी भी प्रायोरिटी के ऊपर, प्राथमिकता के ऊपर रोजगार है। आप भी वोट डालने जाएंगे फर्स्ट टाइम, इनको भी जरा सा माइक दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकारों से कि ये वादे तो खूब करते हैं, लेकिन हमें आज भी इस टाइम पे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। प्राइवेट स्कूल हो चाहे प्राइवेट कोचिंग हो, वहाँ पे फीस बढ़ी हुई है, उसको कौन कम करवाएगा हमारे, ये बताइए सबसे पहले कौन कम करवाएगा।
आज स्कूल में आप जाइए, प्राइवेट स्कूल में जाइए, कितनी फीस बढ़ चुकी है, कैसे वो पे करेंगे? एक गरीब परिवार का बच्चा कैसे उस स्कूल में पढ़ा सकता है, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, कैसे ऊंचा पहुंचाएगा? इसके बारे में हमारे सरकार से पूछना चाहता हूं, जो राजस्थान में सरकार है और जो केंद्र में सरकार है बीजेपी चल रही थी, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों उस पर क्यों कुछ आप ठोस कदम नहीं उठाए? दोनों जगह अलग अलग सरकार है, दोनों से पूछना चाह रहे हैं या एक से? ठीक है। अमित, आपने सुना, लगातार जो है वो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो दोनों तरफ की पार्टियों की बात करें कि जो नौजवान नया वोटर जो जुड़ा है वो रोजगार को प्रायोरिटी पर लेकर चलेगा। आपको लगता है ठीक है? देखिए, आज की जिन परिस्थितियों में युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है और जिस प्रकार से साथी भाई ने बताया कि एक सरकार एक लिमिट से ज़्यादा रोजगार नहीं दे सकती, उसी के साथ साथ स्वरोजगार की बात अपन लोग करते हैं, तो आज जिन परिस्थितियों में पहले की तुलना में अगर आज देखा जाता है तो आज हिंदुस्तान में स्वरोजगार के क्षेत्र भी अधिक हुए हैं। दूसरा, अगर अपन बातें करते हैं एजुकेशन में, तो एजुकेशन में अपन देखिए आज से पिछले 4-5 साल पहले से एजुकेशन में काफ़ी सुधार हुआ है। जहां हम पिछले पुराना इतिहास पढ़ के उस चीज़ से बोर हो चुके थे, उनमें उन सिलेबस में भी आज का युवा ये चाहेगा कि वो सिलेबस भी चेंज होके उसके साथ साथ कुछ उनको ऐसा प्रैक्टिकली सब्जेक्ट उनके साथ पढ़ाया जाए, जिससे कि वो अगर स्कूल कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो उनको खुद के रोज़गार के लिए एक सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना पड़े। मेरे हिसाब से यही लगता है कि आज के युवाओं को खुद को मजबूत होने की ज़रूरत है, किन्हीं सरकारों पे या किसी एक व्यक्ति विशेष पे उनको आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज का युवा जिस हिसाब से उनका मतदान वो देखते हैं, तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी पिछले कई दिनों से कुछ एक राष्ट्र के लिए बात करें या युवाओं के लिए जो अनेक प्रकार की योजनाएं लाई हैं, तो आज के युवाओं का मुझे लगता है 100% वोटिंग देश हित में, राष्ट्र हित में होगी। ठीक है, आप सहमत हैं सर? आप सहमत हैं? जिस प्रकार युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, अभी हमारे जो देवेंद्र जी थे उन्होंने भी विषय रखा कि किस प्रकार से पकौड़ा तलने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया गया या स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब इनकी सरकार जब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ चुनाव थे तो इनकी पार्टी ने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर इनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आए और आते ही उन्होंने युवाओं से सबसे पहले क्या किया कि जो आवारा पशु है उन आवारा पशुओं को चराने के लिए युवाओं को लाए कि साहब आप इनको चराओगे तो आपको महीने का मिनिमम जो राशि है वो हम आपको देंगे। तो मतलब कहीं न कहीं युवाओं का जो मान है, सम्मान है और स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। राजस्थान के अंदर जहाँ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, हमारी सरकार ने 3 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी देने का काम किया, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी, मैं आपको बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के महासचिव, कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव है वो निर्वाचन आयोग को पत्र लिखते हैं। स्कीम के आंकड़े उठा के देखिए, 26,000 लोगों को आपने यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट में दिया और कितने को आप लोगों ने सुनने की आदत डाली है, उसमें करप्शन में आपने दे दिया है। आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं, आप सुनने की आदत डालिए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के महासचिव और निर्वाचन आयोग में जाते हैं, 5 साल निर्वाचन आयोग में जाकर के निर्वाचन, मुझे आप बताइए किस डिपार्टमेंट में आपने 3 लाख जॉब दे दिए हैं? की नियुक्ति को सारी कोर्ट में ठीक है, ये बड़ा शर्मनाक है। मैं कहता हूं आपको, कांग्रेस पार्टी युवाओं को रोजगार की बात करती है। मतदाता प्रदेश के अंदर नए जुड़े हैं और इन 56 लाख मतदाताओं पर सभी सियासी दलों की नजर है। हर सियासी दल चाहता है कि ये 56 लाख वोट उनकी तरफ जरूर जाएं। हमारे साथ बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप जरा सा माइक पीछे कर दीजिए, आपका नाम क्या है? अशोक चौधरी। अशोक, ये बताओ कि जब आप वोट देने के लिए जाओगे, इस बार निश्चित तौर पर आप वोट करेंगे, और जब आप वोट करने के लिए जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? जी देखो, मैं सबसे पहले स्टूडेंट हूँ, तो अपनी शिक्षा और रोजगार की ही जो बात करें उनके लिए मतदान करेंगे। और पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं कि इसमें तो मोदी सरकार विफल रही है, क्योंकि जब भी शिक्षा की बात आती है तो मोदी सरकार युवाओं को पकौड़ा तलने की बात करते हैं कि पकौड़ा तलिए, उनसे आपका हो सकता है रोजगार मिल जाएगा। तो इनसे तो, मोदी सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस बार जो मैनिफेस्टो आया है उसमें शिक्षा और रोजगार की तो कहीं इन्होंने बात ही नहीं की। तो हम चाहेंगे इससे भी अच्छी बेहतर सरकार हो और युवाओं का, सबका भविष्य सुरक्षित हो और उनको नया अवसर, रोजगार का नया अवसर मिले। शंकर, बार बार जो है ये बात निकल कर आ रही है कि स्वरोजगार के ऊपर लोग पकौड़े की बात कर रहे हैं, और ये भी एक इन्होंने महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठाया है कि इस बार का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, जिसको आप संकल्प पत्र कहते हैं, इसके अंदर जो है वो जॉब्स को लेकर या नौकरियों को लेकर बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। पिछले समय में इन्होंने स्वरोजगार, कौशल विकास के माध्यम से उस युवा को उस प्रकार से बनाना कि जिसका भी उसमें कौशल है उसी तरफ उसको रोजगार मिले। दूसरी तरफ ये कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार पकौड़ा करते रहते हैं। मैं इनको कहता हूं कि जब मध्य प्रदेश में इनकी सरकार आई है,
वैसे तो वहाँ से सुनिए मेरी बात, बीच में मत बोलिए। जलेबी हाँ मेरी सुनिए पहले मेरी बात। इन्होंने बेल हाँकने की तो छोड़िए, बैंड बजाने की, वहाँ पे गायों को चराने की, ऐसी ट्रेनिंग देने का काम इन्होंने मध्य प्रदेश में किया है। दूसरी चीज ये बोलने के लायक ही नहीं है। राजस्थान में इन्होंने किसानों के नौ मतदाता किसान परिवार से नहीं आता, नौ मतदाता किसान परिवार से नहीं आता। अरे उनको पढ़ाने के पैसे ही नहीं बच रहे। उनकी कर्ज माफी का आपने नाम लिया था, झूठ बोला आपने राजस्थान के किसानों को, और किसानों को झूठ बोलने के बाद में वो बेचारे गरीब आदमी जिन्होंने लोन नहीं चुकाया ये सोच के कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार उनका कर्जा माफ करेगी, कहाँ वो किसान का बच्चा कहाँ वोट डालने जाएगा इनको। दूसरी चीज इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरे भैया बेरोजगारी भत्ता देंगे, पहले इन्होंने कहा कि हम शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। शिक्षित युवा होते हैं तो 30 लाख लोग बेरोजगारी भत्ते के अंतर्गत आते हैं। फिर इन्होंने लगभग 72,000 लोगों को, अरे भैया सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, इन्होंने 72,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। सर संसद में रख रहा हूँ, ये बीच में बोलेंगे तो मैं इनको बोलने ही नहीं दूंगा, इनको बोलने ही नहीं दूंगा। एक बार शब्द नहीं निकालने दूंगा। जब आप बोल रहे थे, तो ये बीच में नहीं आए। लेकिन मेरा एक सेकंड में आपके पास मैं आपके पास बेरोजगारी भत्ता देंगे, बहुत जल्दी शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। ठीक है, सुनिए मेरी छोटी सी बात है, संक्षेप में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब 30 लाख शिक्षित बेरोजगार हो रहे हैं। सचिन पायलट ने सरकार बनते ही कहा कि हमारी सरकार आते 5 लाख लोगों ने साइट पर रजिस्ट्रेशन किया है, और भैया कितनों को देने की बात कही, 72,000 को, और 72,000 में से भी एक का है कि बेरोजगारी भत्ता। तो कांग्रेस झूठ बोलने का काम नहीं करे, और जो राष्ट्र की सुरक्षा है, देशद्रोह की जो आपने वो 18 धारा, उन सब चीजों को युवा समझता है। सालों का राष्ट्रीय मुद्दों पर भी युवा तैयार है, खड़ा है, उसको देश की सेना की रक्षा चाहिए। ठीक है, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, भारत युवाओं का देश है, और इस लोकतंत्र के पर्व में युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं स्वयं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ इस लोकतंत्र के पर्व में, और ये जानता हूँ मैं कि मैं एक युवा होने के नाते भारत में जो युवा हैं उनके लिए उनका देश पहले है, ना कि उनके लिए उनका रोजगार। उनका देश सुरक्षित रहेगा, उनका राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। देश में से आतंकवाद कैसे खत्म हो, देश में से भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, अपना देश में अपने देश का नाम विदेशों में किस तरह से ऊंचा हो, सैनिकों की सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, ये देश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार बेरोजगारी भत्ते देने की बात कर रही थी, वो एक भी युवा का बेरोजगारी भत्ता नहीं आया। और देश का युवा अपने स्वाभिमान से जीना चाहता है, अपनी मेहनत से खाना चाहता है, न कि सरकारों के बेरोजगारी भत्ते पे जीना चाहता है। तो देश के युवा के लिए उसका देश सर्वोपरि है, उसका राष्ट्र सर्वोपरि है, वो अपने राष्ट्रवाद को वोट करना चाहता है। ठीक है, मैं संक्षेप में देवेन आपसे जवाब लूंगा। मेरे पीछे और भी नौजवान बैठे हैं, उनसे बात करूंगा मैं। इनका ये कहना है कि जो आपकी सरकार ने राजस्थान के अंदर बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी, उसका अभी तक जो है वो कहीं से कोई परिणाम सामने नहीं आया। इस पे संक्षेप में जवाब दीजिए, और उसके बाद में मैं दूसरे फर्स्ट टाइम वोटर के पास जाता हूं। देखिए, बड़ी संक्षेप सी बात है, जब पिछले 5 साल के मोदी कार्यकाल में जब 6.1 की रिकॉर्ड बेरोजगारी दर पहुंच गई है, उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि सबसे पहला काम जो किया जाना चाहिए वो एज एन SOS, एक तुरंत रिलीफ के लिए सबसे पहले काम जो चाहिए था वो चाहिए था जो बेरोजगार बहुत ही खराब माली हालत में हो उसको एक भत्ता दिया जाए। ये सबसे पहली चीज़ थी। वो सर्वाइव तो करे, वो कुछ दिन अपने सर्वाइवल के लिए, ताकि कुछ उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सके, इसके लिए ये बात कही गई है। हमने ये नहीं कहा अंतिम है, उनको दिया गया क्या? सवाल ये, उनको दिया गया क्या? बिल्कुल, ये प्रक्रिया में जल्द आपके सामने आंकड़े जारी होंगे। शंकर गलत, आपके सामने मैं ले लूंगा, आपके पास आ जाऊंगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। आंकड़े आपके सामने जल्द जारी होंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं कि इसको कहकर और छिप जाए। एक सरकार बनी है, 5 वर्ष के लिए सरकार बनी है। आपके सामने बिना आंकड़ों के हमारी आदत नहीं है, तेज आवाज करके बात को दबाने की हमारी आदत नहीं है। आंकड़े जारी होंगे। अभी तक हमने जितनी बात की सिर्फ और सिर्फ आंकड़े में बात की है। इन्होंने एक भी बात हाथ पैर वाली नहीं की है, बिना आंकड़ों के। आज ये कहते हैं कि स्वरोजगार पे आ जाओ। स्वाभिमान, कौन सा स्वाभिमान? आप लेबर ब्यूरो के डेटा देखिए, आप NSSO का डेटा देखिए, आप ये कह रहे हैं देवेन, आप ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जब ये आंकड़े आपके पास आ जाएंगे तो आप बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन वो उसकी तारीख आपको नहीं पता है। नहीं, आंकड़े जारी करेंगे ना, पूरा प्रक्रिया दी है। उसकी समय अवधि है, कुछ समय अवधि आप देखिएगा 2019 से पहले खत्म होने से पहले आगे की पंक्ति के अंदर, आगे की 1 साल के अंदर देवेन, ठीक है, आगे की पंक्ति में, आगे की पंक्ति में। सबसे पहले तो मैं आसिफ भाई
न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने प्रदेश के 56 लाख युवाओं की नब्ज टटोलने का काम आज किया है। और निश्चित तौर पर पिछले 5 साल की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, वहीं युवाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मेरे भाई मेरे मित्र बार बार पकौड़ा तलने की बात करते हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि वो गरीब इंसान जो पकौड़ा तल के अपने जीवन यापन करता है